हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। हम लोग ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत एकदम डीप तरीके से। कोई भी योजना मैं आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं वो सब योजनाएं मैं आपको करवा रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि आप थोड़ा दिन में भी बीच बीच में गैप करके वीडियो बनाते हो, थोड़ी लंबी बना दिया करो। तो अभी मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं होता कि मैं पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो बना पाऊँ। तो बस आप पढ़ते रहिए, एडजस्ट करते रहिए, जल्दी ही बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे से आपको क्लासेस, बड़ी बड़ी ड्यूरेशन की क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। तो वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी 20 मिनट की क्लास और अदर टीचर्स की 1-1 घंटे की क्लास बराबर होती है, क्योंकि मैं इतना ही कंटेंट 20 मिनट में डिलीवर कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं, आज हम 4 प्रमुख योजनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और हमारी गोबर धन योजना है। ठीक है, इन चारों को आज पढ़ने वाले। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो मुख्यतः है वह ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरों में है, मलिन बस्तियां वगैरह हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, आवास भी नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सन 2016 में पहले से प्रचलित एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से भी लोगों को क्या दिए जाते थे, लोगों को घर बना के दिए जाते थे, परंतु उसमें और बेटरमेंट लाने के लिए, उसे और बेहतर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाभान्वित करने के लिए इसी योजना को एक नए रूप में पेश किया गया, जिसमें इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगर आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च की गई, तो आपको बोलना पड़ेगा सन 2016 में ये लॉन्च की गई। और इसका पूर्व नाम क्या था, तो इंदिरा आवास योजना इसका पूर्व नाम था। ठीक है, अब ये 2016 में लॉन्च की गई थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि भाई आगामी 3 सालों में, 2016 से 2019 तक, ये इन 3 सालों में 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए, 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देंगे। सरकार ने सोचा था कि भाई हम इन 3 सालों में 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे लोगों को, कि भाई जिसको भी चाहिए होगा अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के, और वो सहायता प्राप्त कर सकता है हमारे माध्यम से। ठीक है, ये ग्रामीण है, स्पेशली ग्रामीण। तो इसमें क्या था, जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी वो क्षेत्र के ऊपर दी जा रही थी। जैसे मुख्यतः 2 ही क्षेत्र हैं, एक तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है और दूसरा मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में कॉस्ट थोड़ा कम ही आता है पक्का मकान बनाने का, बट शहरी दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, मतलब हाइट पे चढ़ना पड़ता है, सामान को लाना पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो इस आर्थिक सहायता को क्षेत्र के अनुरूप बांट दिया गया। क्षेत्र देखो, यदि कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या चाहता है, आपका आर्थिक सहायता चाहता है, तो सरकार उसको 1,20,000 रुपये देगी उस व्यक्ति को जो मकान बनाना चाह रहा है मैदानी क्षेत्र में। यही बात यदि कोई पहाड़ी व्यक्ति या दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, जहाँ पर यातायात सुगम नहीं है, प्रॉब्लम है काफ़ी, तो वहाँ पर यही आर्थिक सहायता, इकोनॉमिकल सपोर्ट बढ़कर 10,000 बढ़कर 1,30,000 हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 है और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में ये 1,30,000 है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात मैं बता देता हूँ, इसी योजना के अंतर्गत एक इनिशिएटिव लिया गया, एक पहल की गई कि भाई जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, उन लोगों को शौचालय बनाने के लिए सरकार इसी योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये तक दे रही है, आर्थिक सहायता कर रही है। ठीक है, ये मेन तो ये है यहाँ पे मकान बनाने के लिए, पर इसी योजना के अंतर्गत क्या कर दिया गया कि भाई पक्के शौचालय बनाने के लिए भी आप 12,000 रुपये ले सकते हैं। आप खुले में शौच करना बंद कीजिए। साथ में एक और चीज़ इसके साथ में थी, देखो आप ये देखो, मैदानी क्षेत्र में, ग्रामीण में या पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान अगर बनने होंगे तो आपको इतना पता है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मनरेगा को भी इसके साथ में अटैच किया गया। मनरेगा
ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले इसका नाम नरेगा था, NREGS, उस स्कीम के थ्रू ये पूरा आया था, एक्ट था, उस एक्ट के थ्रू स्कीम चली थी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा। मनरेगा 2009 में हो गया था, नरेगा का नाम बदलकर 2009 में मनरेगा हो गया, नरेगा का नाम बदल के। तो 100 दिन का रोजगार देने की बात भी इसी योजना के माध्यम से उठाई गई थी और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इसके माध्यम से। अगली जो इम्पोर्टेंट योजना है वह है VIUC, यानी कि द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है सीधे सीधे समूह, ठीक है, क्लस्टर्स का मतलब होता है सीधे सीधे समूह। या अर्बन क्या होता है, शहरी, वेजिटेबल क्या होती है, सब्जियां, और इनिशिएटिव होती है पहल। यानी कि एक योजना, एक पहल की गई कि भाई शहरों तक सब्जियां कैसे पहुंचे, जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे। दूसरी बात है सब्जियां पहुंचे पर वो ताज़ी सब्जियां पहुंचे, और जब एक किसान की सब्जियां शहरों में जाकर अच्छे दामों में बिकेंगी तो निश्चित सी बात है किसान की आय में वृद्धि होगी। तो यही पूरे के पूरे लक्ष्य थे। एक सेकंड, यही पूरे के पूरे लक्ष्य थे इस VIUC के। 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस उप योजना को एक उपयोजना के रूप में चलाया गया। ठीक है, VIUC को एक उपयोजना के तरह से चलाया गया। क्यों चलाया गया, उद्देश्य क्या थे कि शहरों में सब्जियों की सुनिश्चितता को पक्का करना, ठीक है, सुनिश्चितता का उपलब्धता की सुनिश्चितता करना, ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, इस VIUC का उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है, VIUC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स, ठीक है, फॉर अर्बन क्लस्टर्स। ये 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, सब्जियों की सुनिश्चितता करना शहर में कि सब्जियां पहुंचे, ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति हो और किसानों की आय में वृद्धि हो, ये सोचकर की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आप देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो RKVY ही आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सन 2017 में इसको लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, आपको मैंने पढ़ाया था, बहुत क्रम से लेके चला रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है बीच बीच में गैप आ रहा है, पर उसके बहुत कारण हैं। मैंने पहले भी आपको बताए थे कि टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना डिजिटल सेटअप लग जाए। देखो भाई, पैसे बिल्कुल नहीं है, साफ सी बात है, और बहुत सारे मतलब खर्चे हो जाते हैं। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अब खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि AC लगा के रखना पड़ता है और बिना AC के काम चलता नहीं है, ऐसा रूम है बहुत, तो खर्चे तमाम बढ़ जाते हैं। टाइपिस्ट आते हैं, टाइपिस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में ये लाइटों के बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, तमाम चीज़ें मतलब चलती रहती हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आर्थिक परेशानी रहती ही है बहुत ज़्यादा। तो अब देखो कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे नहीं होगा, पर उससे क्या होगा कि मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी और आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ें आपके लिए पहुंच जाएंगी। और डिजिटल बोर्ड, डिजिटल स्टूडियो में पढ़ने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझते होंगे। बस आप अगर कुछ करना चाहते हैं, निःशुल्क रूप से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कभी चलाना भी पड़े तो सबसे कम दामों में, मिनिमम से मिनिमम दामों में, मिनिमम से मिनिमम एक कॉस्ट पे आपको वो कोर्सेज या वो क्लासेस मिलेंगी अगर आवश्यकता पड़ी तो, और लग रहा है कि आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं सहायक क्रियाओं के क्षेत्र में, देखो कृषि एवं सहायक क्रियाएं, मैंने बताया था कि ग्रामीण विकास के लिए 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। यदि उन 4 क्षेत्रों को टारगेट किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। पहला, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, ये पढ़ाया था। दूसरा, ग्रामोद्योग, ठीक है, ग्रामोद्योग। तीसरा था हमारा सामाजिक सेवाएं, और चौथा था हमारा आधारभूत संरचना। तो अगर इन 4 एरियाज़ पे फोकस किया जाए तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। तो कृषि के साथ में सहायक क्रियाएं क्या थी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और मधु पालन, उसके बाद आपका पशुपालन, वानिकी, बागवानी, ठीक है, रेशम पालन,
सुअर पालन, ये तमाम चीज़ें उसमें आ रही थी, तो वो चीज़ें व्यक्ति कर सकता है। तो ये सब आपके आ रहे थे। तो कृषि एवं सहायक क्रियाओं के क्षेत्र में विकास लाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। बट एक इसमें बात ध्यान रखी गई कि भाई विकास कैसे लाया जाएगा। विकास लाया जाएगा जिस क्षेत्र में विकास करना है उसकी जलवायु को ध्यान में रखते हुए कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, यानी कि वहाँ की जलवायु के अपोजिट कोई भी काम नहीं किया जाएगा कि भाई ऐसा कोई प्रयोग वहाँ पे करके देख लिया जिससे वहाँ की जलवायु प्रभावित होगी, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए उन क्षेत्रों का विकास होगा और प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए, टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हुए इन क्षेत्रों में विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लाया गया है। अब एक योजना और है, वो और देख लेते हैं। आप देखते हैं गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, गोवर्धन योजना, नाम है गोवर्धन योजना। देखो इस सरकार की जो वर्तमान में सरकार चल रही है केंद्र में, इस सरकार की एक बात मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये बात है कि जो भी कोई योजना का, ज़्यादातर योजनाओं के जो नाम आते हैं वो पढ़ने में तो लगेंगे जैसे हिंदी है, पर जब उनका रूप बड़ा किया जाएगा, उनको खोला जाएगा, उनका फुल फॉर्म देखा जाएगा तो वो इंग्लिश में निकलते हैं। यानी कि वैसे भी मीनिंग निकलता है, वैसे भी मीनिंग निकलता है। एक्चुअली में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गोवर्धन योजना। ये सन 2018 में लॉन्च की गई थी और इसमें जो ये गोबर है, ये वाला, ये खाली गोबर नहीं है, वैसे भी गोबर ही है ये, और उसका फुल फॉर्म भी अलग ही निकलेगा। देखो वैसे गोबर है कि जो गांव में गोबर गाय भैंस से सब निकलता है, तो उसका यूज़ कैसे किया जा सके, उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार कैसे दिया जा सके, गांव में स्वच्छता कैसे रखी जा सके, उसके संबंध में ये योजना चलाई गई थी। तो गोवर्धन योजना, GOBAR, धन नॉर्मली है ना, धन नॉर्मल है, तो गोबर, इस G से गैल्वेनाइजिंग, इस O से ऑर्गेनिक, इस B से बायो, इस A से एग्रो, इस R से रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोबर धन योजना, धन योजना तो नॉर्मल है, तो गोबर से है गैल्वेनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सेज। यानी कि इस योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक का मतलब जैविक है ना, और बायो एग्रो मतलब बायो बायोगैस और एग्रो है ना, ये बायोगैस बनाना एग्रीकल्चर के माध्यम से है ना, रिसोर्सेज, बायो एग्रो रिसोर्सेज, आप इस तरह से समझ सकते हैं। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यहां से पढ़ते हैं। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो 3 E's हैं। क्या है? 3 E के आधार पर इसके उद्देश्य को रखा गया। इसमें पहला E है एनर्जी यानी ऊर्जा, दूसरा E है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, और तीसरा E है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। तो ऊर्जा, सशक्तिकरण एवं रोजगार, इंग्लिश में याद रखना है 3 E's। तो आपको याद रखना है कि गोवर्धन योजना का जो उद्देश्य है वो 3 E's पे डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 E's पे हैं। पहला है एनर्जी है, तो अभी इस एनर्जी के लिए क्या काम किया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है यानी कृषि के माध्यम से जो वेस्ट हमको मिल रहा है, जो कचरा हमको प्राप्त हो रहा है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, जो भी हमको एग्रीकल्चर कृषि के माध्यम से वेस्ट मिल रहा है, और जो पशुओं से गोबर मिल रहा है, उनका यूज़ किया जाए बायोगैस एनर्जी बनाने में, बायोगैस बनाने में यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, पहला ये। दूसरा है एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, किनको? ग्रामीण लोगों को, और ग्रामीण लोगों में भी खासकर ग्रामीण महिलाओं को, कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं, स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं, और वो बायोगैस प्लांट के कंस्ट्रक्शन में, बनाने में, उसके मैनेजमेंट में, और उसके दिन प्रतिदिन के डे टू डे वर्क में सहायता करके अपना एम्पावरमेंट कर सकें। और तीसरा, इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पैदा हो। देखो जब गोबर मिलेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, बायोगैस जब बनाई जाएगी, तो बायोगैस तभी बनाई जाएगी जब क्या होगा, आपके पास ये गोबर होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट होगा। अब ये पहली स्टडी है। दूसरा है आपको बायोगैस प्लांट चाहिए, उनको चलाने वाले चाहिए, ठीक है, दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए चाहिए, तो लोगों का एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, अभी अगर बायोगैस प्लांट चलाना है तो ये जो वेस्ट है, गोबर है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इस वेस्ट को उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जगह जगह से उठा के लाना पड़ेगा। तीसरी बात है पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। उसके बाद जो बायोगैस बनेगी उसको सेल करना होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उसका वितरण करना होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो 3 E's। देखो रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार ही नहीं होता है, ये बहुत गलत सोच है। सरकारें
काम कर रही हैं, हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में कैसे जा सकता है, ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार देने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो 100 के 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो 3 E's है। तो अब इनसे क्या होगा, एक तो गोबर से अतिरिक्त आय पैदा हो जाएगी जो वो सड़ रहा था, ठीक है, और उससे ऊर्जा बन जाएगी। साथ में जब गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट गांव से हट जाएगा तो गांव स्वच्छ बनेंगे। ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो गोवर्धन योजना, आज ये देखें, कल और योजना पढ़ते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।